2003 के मानसून में केरल के त्रिशूर शहर में कमला नाम की एक 58-ईयर-ओल्ड हाई स्कूल सोशल स्टडीज टीचर अपनी रिटायरमेंट की तैयारी कर रही थीं। उनका घर लाल टाइल वाली और गहरे सागौन के दरवाजों वाला एक सिंपल सिंगल स्टोरी घर था जो नारियल के पेड़ों के घने झुरमुट के बीच बसा था। ग्रीन चॉकबोर्ड्स पर लिखने और 32 ईयर्स तक नेशनल करिकुलम पेपर्स चेक करने के बाद कमला को अपना फाइनल प्रोविडेंट फंड सेटलमेंट मिला, जो एक ऐसा लंप सम अमाउंट था जो उनकी जिंदगी भर की मेहनत को दिखाता था। उनके हस्बैंड राघवन, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर्ड क्लर्क थे, उन्होंने एक रुपया लोकल कोऑपरेटिव बैंक में 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट्स में रखने का सुझाव दिया। केरल के मिडिल क्लास के लिए यह स्टैंडर्ड और अनडिस्प्यूटेड प्रोटोकॉल था, सेफ, प्रिडिक्टेबल और पूरी तरह अनएक्साइटिंग। हालांकि अपनी रिटायरमेंट से 3 मंथ्स पहले कमला ने अपने डेली हाउसवर्क को आसान बनाने के लिए एक फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन खरीदी थी। उस टाइम इसकी कीमत 14,000 रुपीज थी, जो एक बड़ा अमाउंट था। अपने लो यील्डिंग सेविंग्स अकाउंट से पैसे निकालने के बजाय लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के सेल्समैन ने बजाज फाइनेंस नाम की कंपनी द्वारा दिए जाने वाले 0% इंटरेस्ट कंज्यूमर लोन का सुझाव दिया। इसके बाद जो हुआ वह कमला के यूटिलिटी एरिया में वॉशिंग मशीन इंस्टॉल हो जाने के बहुत टाइम बाद तक भी उन्हें याद रहा। एक यंग मैन प्रेस्ड ब्लू शर्ट पहने एक नोइजी स्कूटर पर उनके घर आया। उसके पास एक नीट ब्लू प्लास्टिक फाइल फोल्डर था। 20 मिनट्स के भीतर उनकी डाइनिंग टेबल पर गर्म कार्डमम टी पीते हुए उसने उनके पेंशन पेपर्स वेरीफाई किए, 2 सिग्नेचर्स लिए, उनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए और फाइनेंस एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी। कोई ब्यूरोक्रेटिक डिले नहीं था, कोई अजीब सवाल नहीं थे और मार्बल फ्लोर वाली बैंक ब्रांच के चक्कर नहीं काटने पड़े। मंथली इंस्टॉलमेंट्स उनके अकाउंट से मैकेनिकल प्रिसीजन के साथ ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाती थीं। कुछ हफ्तों बाद अपने घर के सामने वाले पोर्च में बैठकर त्रिशूर की तेज बारिश देखते हुए कमला के मन में एक सिंपल सा थॉट आया, अगर यह कंपनी मुझ जैसे इंसान के लिए पैसे बोरो करना इतना आसान बना देती है तो केरल के आधे हाउस होल्ड्स अपने रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन इन्हीं के थ्रू खरीदने वाले हैं। वे ट्रांजैक्शन फीस से जरूर बहुत बड़ा फॉर्च्यून बना रहे होंगे। जब उनका प्रोविडेंट फंड पे आउट आया तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने उनके हस्बैंड को शॉक्ड कर दिया। उनकी सख्त वार्निंग्स के अगेंस्ट उन्होंने अपने पे आउट का एक छोटा सा हिस्सा 50,000 रुपीज अलग रखे और कोच्चि के एक लोकल स्टॉक ब्रोकर को बजाज फाइनेंस, जो उस समय बजाज ऑटो फाइनेंस के नाम से ट्रेड कर रही थी, के शेयर्स खरीदने को कहा। उस समय फ्यूचर स्टॉक स्प्लिट्स और बोनस इश्यूज को एडजस्ट करने के बाद यह स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज पर शेयर पर अवेलेबल था। राघवन बहुत गुस्सा थे। क्या आप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पर अपनी रिटायरमेंट का जुआ खेल रही हैं? उन्होंने लेट 1990s में कई प्राइवेट फाइनेंस फर्म्स के कोलैप्स का हवाला देते हुए वार्न किया, ये शैडो बैंक्स ओवरनाइट बंद हो जाते हैं। कमला का रिस्पॉन्स न तो एनालिटिकल था और नहीं डिफेंसिव। ये एक टीचर की वह शांत जिद थी जिसे अपनी आंखों पर भरोसा था। वे शैडो बैंक्स नहीं हैं राघवन, वे शहर के हर शोरूम के बीचों बीच बैठे हैं। इसके बाद अगले 2 डिकेड्स में जो हुआ वह एक ऐसी स्टोरी है जिसे फाइनेंशियल मीडिया अक्सर एक मिरेकल की तरह दिखाता है, फिर भी यह पूरी तरह से सामने दिख रहे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड थी। 2008 तक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। दलाल स्ट्रीट कोलैप्स हो गया और बजाज फाइनेंस के शेयर्स अपने प्रीवियस हाई से 70% से ज्यादा गिर गए। कमला के बेटे, जो बेंगलुरु में काम करने वाले एक IT प्रोफेशनल थे, ने पैनिक में अपनी अम्मा को कॉल किया, अम्मा इसे अभी सेल कर दो, फाइनेंशियल सेक्टर मेल्ट डाउन हो रहा है, ये जीरो होने वाला है। कमला ने कोई फाइनेंशियल टर्मिनल नहीं खोला, इसके बजाय वह सब्जियां खरीदने लोकल टाउन स्क्वायर गईं। वापस आते समय वह लोकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के पास से गुजरीं। बाहर वही जानी पहचानी ब्लू स्कूटर पार्क थी। अंदर 3 मिडिल क्लास फैमिलीज डेस्क के सामने बैठी थीं और फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन्स और एयर कंडीशनर्स के लिए लोन एप्लीकेशन भर रही थीं। उन्होंने उस शाम अपने बेटे को वापस कॉल किया। उन्होंने शांति से कहा, वे अभी भी मेरे नेबरहुड में हर किसी को लोन इश्यू कर रहे हैं। शॉप पिछले साल की तुलना में ज्यादा बिजी है, मैं सेल नहीं कर रही हूं। उन्होंने शेयर्स को हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने उन्हें 2008 के मार्केट पैनिक, 2013 के करेंसी फ्लक्चुएशंस, 2016 की डिमोनेटाइजेशन वेव और 2020 पैंडेमिक के डरावने मार्केट क्रैश के दौरान भी होल्ड करके रखा। 2024 तक वह सिंगल 50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट, जो इसलिए खरीदा गया था क्योंकि एक रिटायर्ड स्कूल टीचर ने इस बात पर ध्यान दिया था कि उनकी वॉशिंग मशीन कैसे फाइनेंस हुई थी, स्प्लिट, कंपाउंड और मल्टीप्लाई होकर 1.5 करोड़ रुपीज से
ज्यादा की हैरान कर देने वाली रकम बन चुका था। ये एक 300 बैगर था, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसने अपनी ओरिजिनल कैपिटल का 300 गुना रिटर्न दिया और उनकी सिंपल रिटायरमेंट लाइफ को जनरेशनल वेल्थ में बदल दिया, जिसने उनके ग्रैंडचिल्ड्रन की एब्रॉड में हायर एजुकेशन का खर्चा उठाया। सेक्शन ब्रेक। डिकोडिंग द एवरीडे मल्टीबैगर। कमला टीचर की जर्नी कोई अलग थलग अनोमली नहीं है। ये इस बात का एक क्लासिक इलस्ट्रेशन है जिसे पीटर लिंच ने 10 बैगर के रूप में डिफाइन किया था। एक ऐसा स्टॉक जो अपनी ओरिजिनल परचेस प्राइस से 1000% या 10 टाइम्स बढ़ जाता है। मॉडर्न इंडिया के हाइपर ग्रोथ लैंडस्केप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज ने रेगुलरली उन एवरीडे सिटीजन्स को 20 बैगर, 50 बैगर या 100 बैगर रिटर्न्स भी दिए हैं, जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के अपनी स्प्रेडशीट्स अपडेट करने से बहुत पहले स्ट्रक्चरल कंज्यूमर शिफ्ट्स को आसानी से पहचान लिया था। ये क्यों होता है, इसे समझने के लिए कॉर्पोरेट ग्रोथ के बारे में एक फंडामेंटल ट्रुथ को रियलाइज करना होगा। बड़े कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखने से बहुत पहले हमेशा स्ट्रीट पर दिखाई देने लगते हैं। ऐसे 4 आइकॉनिक इंडियन कंपनीज के बारे में सोचिए जिन्होंने पिछले 2 डिकेड्स में बस अपने आसपास ध्यान देने वाले आम सेवर्स के लिए बड़ी वेल्थ बनाई है। द एवरीडे ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स। एशियन पेंट्स। एवरीडे स्ट्रीट ऑब्जर्वेशन। कॉन्ट्रैक्टर्स और पेंटर्स यूनिवर्सली एक स्पेसिफिक ब्रांड पर ही इंसिस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 2004 टू 2024। वैल्यू क्रिएशन 1 लाख रुपीज बन गए 25+ लाख रुपीज। टाइटन पनी। एवरीडे स्ट्रीट ऑब्जर्वेशन। मिडिल क्लास ब्राइड्स लोल गोल्ड शॉप्स से तनिष्क स्टोर शिफ्ट हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 2003 टू 2024। वैल्यू क्रिएशन 1 लाख रुपीज बन गए 1.5+ करोड़ रुपीज। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। एवरीडे स्ट्रीट ऑब्जर्वेशन। कारपेंटर्स कंस्ट्रक्शन में फेविकोल के अलावा कोई और एडहेसिव यूज करने से मना कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 2005 2024। वैल्यू क्रिएशन 1 लाख रुपीज बन गए 30+ लाख रुपीज। हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL। एवरीडे स्ट्रीट ऑब्जर्वेशन। होम पेंट्रीज में सर्फ एक्सेल और डव की कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट प्रेजेंस। इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 2008 टू 2024। वैल्यू क्रिएशन स्टेडी लो रिस्क कंपाउंडिंग बेस। एशियन पेंट्स। पेंटर्स चॉइस अर्ली 2000s में दिवाली सीजन के दौरान अपने अपार्टमेंट को रीपेंट करवाने वाले किसी भी इंसान ने एक अजीब बात नोटिस की होगी। आप लेबर कॉस्ट को लेकर पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर से नेगोशिएट करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन जब मटेरियल खरीदने की बात आती थी तो कॉन्ट्रैक्टर आपके हाथ में एक लिस्ट थमा देता था जिसके टॉप पर सिर्फ एक ही ब्रांड प्री प्रिंटेड होता था, एशियन पेंट्स। अगर आप पेंटर से पूछते कि वह सस्ते लोकल अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, तो उसका जवाब हमेशा बहुत सॉलिड होता था। एशियन पेंट्स पपड़ी बनकर नहीं निकलता। डीलर के पास जो टिंट मिक्सिंग मशीन है वह हर बार हार एकदम एग्जैक्ट शेड देती है, और अगर मैं कोई दूसरा पेंट यूज करूंगा तो मानसून में पेंट निकलने पर क्लाइंट मुझे ही ब्लेम करेगा। इस ग्राउंड लेवल सहमति के पीछे एक इनक्रेडिबल बिजनेस इंजन काम कर रहा था। एशियन पेंट्स ने ट्रेडिशनल होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को बाईपास कर दिया था और एक डायरेक्ट टू डीलर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाया था जो कंप्यूटराइज्ड सप्लाई चेन सिस्टम्स का यूज करके रिटेल शॉप्स तक दिन में 2 टाइम्स पेंट के डिब्बे डिलीवर करता था। जिस आम होमओनर ने 2004 में इस एब्सोल्यूट डोमिनेंस को नोटिस किया और एशियन पेंट्स में 1 मिलियन रुपीज इन्वेस्ट किए, उसका वह कैपिटल 2024 तक कंपाउंड होकर 25 मिलियन रुपीज से भी ज्यादा हो गया होता। ये हिंट किसी सीक्रेट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में नहीं छिपा था, बल्कि ये सीधे उनके अपने लिविंग रूम की दीवारों पर पेंट हुआ था। टाइटन कंपनी द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रस्ट जनरेशंस से इंडियन फैमिलीज शादियों के लिए लोकल खानदानी ज्वेलर्स से गोल्ड ज्वेलरी खरीदती आई थी। यह पर्सनल जान पहचान पर बना रिश्ता था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, स्टैंडर्डाइजेशन की कमी। गोल्ड की प्योरिटी को लेकर कोई भरोसा नहीं होता था, हॉलमार्किंग बहुत रेयर थी, और ज्वेलरी खरीदते समय हमेशा मन में यह डर बना रहता था कि आपको सही 22 कैरेट क्वालिटी में मिल भी रही है या नहीं। 2000s की शुरुआत में सबर्बन इंडिया में एक बड़ा बदलाव आया। मिडिल क्लास फैमिलीज ट्रेडिशनल ज्वेलर्स को छोड़कर ब्राइट एयर कंडीशनड तनिष्क शोरूम्स में जाने लगीं, जो टाइटन कंपनी एक टाटा एंटरप्राइज के थे। अंदर तनिष्क ने कैरेट मीटर्स इंट्रोड्यूस किए जो स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइसेस थे और कस्टमर के ठीक सामने कुछ ही सेकंड्स में सोने की प्योरिटी टेस्ट कर देते थे।
जिससे पुराने सोने की लोअर प्योरिटी सामने आ जाती थी। इस ट्रांजिशन को देखने वाले किसी भी वेडिंग गेस्ट या पेरेंट ने एक गहरा बिहेवियरल शिफ्ट देखा। इंडियन कंज्यूमर्स वेरीफाइड, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और मॉडर्न डिजाइन्स के लिए थोड़ा प्रीमियम पे करने को तैयार थे। 2003 में जिन इन्वेस्टर्स ने तनिष्क स्टोर्स में भीड़ देखी और टाइटन के शेयर्स में 1 मिलियन रुपीस लगाए, उस समय जब मार्केट इसी से प्राइमरली एक स्ट्रगलिंग रिस्ट वॉचमेकर की तरह देखता था, उन्होंने अगले 2 डिकेड्स में उस इन्वेस्टमेंट को 1.5 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा बनते देखा होगा। 3 पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, द इनविजिबल मोनोपोली। किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट में जाइए या किसी लोकल कारपेंटर को कस्टम किचन कैबिनेट बनाते देखिए। कारपेंटर से पूछिए कि वह लेमिनेट को प्लाईवुड से जोड़ने के लिए कौन सा ग्लू यूज करता है। वह सिंथेटिक रेजिन एडेसिव नहीं कहेगा, वह फेविकोल कहेगा। फेविकोल, डॉक्टर फिक्सिट और एम सील बनाने वाली पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने केवल होमओनर के बजाय एक्चुअल एंड यूजर यानी कारपेंटर और प्लम्बर को टारगेट करके कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे इफेक्टिव इकोनॉमिक मोड्स में से एक बनाया। अग्रेसिव कॉन्ट्रैक्टर एंगेजमेंट प्रोग्राम्स, आइकॉनिक ह्यूमर से भरे टेलीविजन एडवर्टाइजिंग और एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज के जरिए पिडिलाइट ने एक बेसिक केमिकल कमोडिटी को बॉन्डिंग के कल्चरल सिनोनिम में बदल दिया। 2005 में जिस भी होमओनर ने हर कारपेंटर की टूलकिट में रखी ब्लू और व्हाइट प्लास्टिक टब्स पर ध्यान दिया और पिडिलाइट में 1 मिलियन रुपीस इन्वेस्ट किए, उसने 2024 तक 30 मिलियन रुपीस से ज्यादा एक्यूमुलेट कर लिए होते। फेविकोल ने सिर्फ लकड़ी को ही नहीं चिपकाया, उसने पेशेंट ऑब्जर्वर्स के पोर्टफोलियो से वेल्थ को भी चिपका दिया। 4. हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, द किचन एंड बाथरूम फोर्ट्रेस। जहां टाइटन या बजाज फाइनेंस जैसे फास्ट ग्रोइंग स्टॉक्स आई पॉपिंग रिटर्न्स देते हैं, वहीं रोजमर्रा की ऑब्जर्वेशन से डिफेंसिव स्टेडी कंपाउंडर्स का भी पता चलता है। किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के वर्चुअली किसी भी भारतीय घर के बाथरूम कैबिनेट या किचन पेंट्री को खोलकर देखिए, आपको सर्फ एक्सेल, विम डिशवॉशिंग बार, डव सोप, क्लिनिक प्लस शैम्पू और ब्रुक बॉन्ड टी मिलेगी। इकोनॉमिक डाउनटर्न के दौरान कंज्यूमर्स नई कार खरीदने या अपना स्मार्टफोन अपग्रेड करने में देरी कर सकते हैं, लेकिन वे अपने बर्तन धोना या सुबह की चाय बनाना बंद नहीं करते। हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL अल्टीमेट बेसलाइन कंपाउंडर को रिप्रेजेंट करता है। अपने मंथली ग्रोसरी शॉपिंग कार्ट में इन प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंसी को ऑब्जर्व करके एक इन्वेस्टर को अनमैच्ड डिस्ट्रीब्यूशन रीच और प्राइसिंग पावर वाली कंपनी की समझ मिलती है। एक ऐसा बिजनेस जो मिनिमल डाउनसाइड रिस्क के साथ दशकों तक शांति से वेल्थ कंपाउंड करने में सक्षम है। सेक्शन ब्रेक, द ग्रेवयार्ड ऑफ ऑब्वियस स्टोरी लाइन्स। लिंच की क्रिटिकल वार्निंग, इस स्टेज पर थोड़ा रुकना और एक डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप का सामना करना जरूरी है। जब नौसिखिए इन्वेस्टर्स कमला टीचर की कहानी या एशियन पेंट्स की ग्रोथ के बारे में सुनते हैं, तो वे अक्सर गलत कंक्लूजन निकाल लेते हैं। जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट्स मुझे हर जगह दिखते हैं, वह खरीदने के लिए एक ग्रेट स्टॉक होना चाहिए। इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने लगभग किसी भी अन्य फाइनेंशियल मिस्टेक से ज्यादा रिटेल पोर्टफोलियो बर्बाद किए हैं। पीटर लिंच ने खुद बार बार वार्न किया था कि ऑब्जर्वेशन रिसर्च की सिर्फ शुरुआत है, कंक्लूजन कभी नहीं। हर स्टेनबैगर के लिए जो सबके सामने ग्रो हुआ, इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनियों का एक घना कब्रिस्तान है जो बहुत विजिबल थीं, बेहद पॉपुलर थीं, और फिर भी उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मॉडर्न इंडियन फाइनेंशियल हिस्ट्री के इन सोबरिंग लेसन्स पर विचार कीजिए। द विजिबिलिटी ट्रैप कॉशनरी लेसन्स। कंपनी यूनिटेक या DLF 2007। रियल एस्टेट विजिबल स्ट्रीट प्रेजेंस, हर जगह टावरिंग क्रेन्स और मैसिव लग्जरी हाउसिंग डेवलपमेंट्स। हिडन स्ट्रक्चरल फ्लो, डेट फ्यूल्ड एक्सपेंशन, टेरिबल कैश फ्लो, एक्सट्रीम रेगुलेटरी रिस्क। कंपनी सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज। विजिबल स्ट्रीट प्रेजेंस, प्रेस्टिजियस कॉर्पोरेट कैंपसेस और ग्लोइंग मीडिया कवरेज। हिडन स्ट्रक्चरल फ्लॉ, आउटराइट अकाउंटिंग फ्रॉड, फैब्रिकेटेड बैंक बैलेंसेस। कंपनी DHFL और यस बैंक। विजिबल स्ट्रीट प्रेजेंस, यूबिक्विटस स्ट्रीट ब्रांचेस, हाई FD रेट्स, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग। हिडन स्ट्रक्चरल फ्लॉ, वीक कॉर्पोरेट borrowers को एग्रेसिव हाई रिस्क लैंडिंग, मैसिव NPA। कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस। विजिबल स्ट्रीट प्रेजेंस, प्रीमियम एयरक्राफ्ट, यूनिवर्सल ब्रांड रिकग्निशन, बिलव्ड कस्टमर स्टेटस। हिडन स्ट्रक्चरल फ्लो, रिस्पॉन्सिबल लीवरेज, डिस्ट्रक्टिव ऑपरेटिंग इकोनॉमिक्स। 2007 का रियल एस्टेट यूफोरिया यूनिटेक। 2007 में आप गुड़गांव,
नोएडा या मुंबई के सबर्ब्स में बिना यूनिटेक और डीएलएफ के बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखे ड्राइव नहीं कर सकते थे। हर तरफ हाई राइज रेसिडेंशियल टावर्स बन रहे थे। रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ इसलिए यूनिटेक के शेयर्स खरीदने के लिए भागे क्योंकि रियल एस्टेट बूम कर रहा था और हर कोई फ्लैट्स खरीद रहा था। फिर भी उस दिखते हुए कंस्ट्रक्शन के नीचे भारी कॉरपोरेट डेट, खराब कॉरपोरेट गवर्नेंस और स्पेक्यूलेटिव लैंड बाइंग स्प्री छिपी हुई थी। जब 2008 का क्राइसिस आया तो रियल एस्टेट सेल्स फ्रीज हो गईं। यूनिटेक का स्टॉक 98% से ज्यादा क्रैश हो गया, जिससे उन हजारों रिटेल इन्वेस्टर्स की लाइफ सेविंग्स खत्म हो गईं जिन्होंने विजिबल एक्टिविटी को सस्टेनेबल प्रॉफिट समझ लिया था। फाइनेंशियल मिराज डीएचएफएल और यस बैंक मिड 2010s में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन डीएचएफएल और यस बैंक घर घर के नाम थे। उनकी ब्रांचेज हर मेट्रो सिटी में प्राइम रियल एस्टेट पर थीं। उनके फिक्स्ड डिपॉजिट बैनर्स अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहे थे और उनके एग्जीक्यूटिव्स डेली बिजनेस चैनल्स पर आते थे। एक अनक्रिटिकल ऑब्जर्वर को वे बजाज फाइनेंस की तरह ही डोमिनेंट लगते थे। लेकिन इस इन्वेस्टर ने अगला स्टेप लिया और बेसिक बैलेंस शीट हेल्थ चेक की, उसे डेंजरस वार्निंग साइंस नोटिस होते, जैसे बैलूनिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएज, रिस्की एसकेएल एस्टेट डेवलपर्स को दिए गए लोन्स का हाई कंसंट्रेशन और ओपेक गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। दोनों इंस्टीट्यूशंस आखिरकार बैड लोन्स के बोझ तले कोलैप्स हो गए, जिससे शेयर होल्डर वैल्यू में बिलियंस तबाह हो गए। द लेसन ऑफ द ग्रेवयार्ड एक पॉपुलर प्रोडक्ट या विजिबल ब्रांड इन्वेस्टिगेट करने का इन्विटेशन है, बाय करने का इन्विटेशन नहीं। एक एवरीडे ऑब्जर्वेशन को एक्चुअल स्टॉक परचेज में कन्वर्ट करने से पहले आपको 3 नॉन नेगोशिएबल फाइनेंशियल सैनिटी चेक्स को वेरीफाई करना होगा। क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है? कोई बिजनेस सिर्फ वायरल पॉपुलैरिटी के दम पर सरवाइव नहीं कर सकता, उसे सेल्स को एक्चुअल नेट अर्निंग्स में कन्वर्ट करना ही होगा। क्या बैलेंस शीट पर बहुत ज्यादा डेट का बोझ है? डेट वाली कंपनियां गंभीर इकोनॉमिक डाउनटर्न में शायद ही सरवाइव कर पाती हैं। क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्लीन है? ऐसे बिजनेस में कभी इन्वेस्ट न करें जहां प्रमोटर्स का मनी साइफनिंग या अकाउंट्स की फजिंग का बैकग्राउंड रहा हो, चाहे उनका प्रोडक्ट कितना भी पॉपुलर क्यों न हो। सेक्शन ब्रेक। टेम्परामेंट ओवर इंटेलेक्ट, द 2 डिकेड स्टेयर डाउन। कमला टीचर वहां क्यों सक्सेसफुल हुई जहां बाकी इतने लोग फेल हो जाते हैं? ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास कोई सुपीरियर फाइनेंशियल इंटेलेक्ट था। उन्हें डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी डीसीएफ मॉडल रन करना नहीं आता था और नहीं ही उन्होंने कभी टेक्निकल चार्ट्स एनालाइज किए। उनका असली एडवांटेज उनका टेम्परामेंट था। अरुण को याद कीजिए, जिन्हें हमने सेक्शन 6.7 में एनालाइज किया था। अरुण एक यंग आईटी कंसल्टेंट थे जो दिन भर हर 7 मिनट्स में अपने स्मार्टफोन पर स्टॉक मार्केट एप्स चेक करते रहते थे। उन्होंने अच्छी कंपनियां खरीदी, लेकिन 5% मार्केट डिप या किसी नेगेटिव हेडलाइन का पहला साइन मिलते ही वह पैनिक हो गए और अपने शेयर्स बेच दिए। हाइपरएक्टिव ट्रेडिंग के एक डिकेड में अरुण के नेट रिटर्न्स, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेस और इमोशनल वोलाटिलिटी की वजह से बर्बाद होकर एक स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट से बमुश्किल ही बेहतर रहे। अब अरुण का कंपैरिजन कमला टीचर से कीजिए। कमला उस प्रिंसिपल को समझती थीं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के बिल्कुल सेंटर में है, जिसे हमने चैप्टर 3 में एक्सप्लोर किया था। टाइम ही वेल्थ का अल्टीमेट मल्टीप्लायर है। जैसा कि मॉर्गन हाउसेल ने फेमसली ऑब्जर्व किया था, कंपाउंडिंग का मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स कमाना नहीं है, यह तो अनब्रोकन स्ट्रेचेस ऑफ टाइम में लगातार मॉडेस्ट गुड रिटर्न्स सिक्योर करने के बारे में है। द टेम्परामेंट कंपैरिजन। अरुण हाइपरएक्टिव ट्रेडर, डेली टिकर प्राइसेस और न्यूज हेडलाइंस से ऑब्सेस्ड रहता है। 5%, 10% मार्केट पुलबैक्स पर इमोशनली रिएक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट्स को मंथ्स या वीक्स के लिए होल्ड करता है। रिजल्ट हाई स्ट्रेस, हाई टैक्स लीकेज और पुअर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। वर्सेस कमला टीचर एवरीडे इन्वेस्टर रियल वर्ल्ड बिजनेस एग्जीक्यूशन पर फोकस्ड रहती हैं, मार्केट नॉइजर को इग्नोर करती हैं और स्ट्रीट लेवल कंज्यूमर बिहेवियर को देखती हैं, हाई कन्विक्शन आइडियाज को डिकेड्स तक होल्ड करती हैं। रिजल्ट प्योर कंपाउंडिंग के थ्रू जनरेशनल वेल्थ। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप कोई लॉटरी टिकट नहीं खरीद रहे होते जो स्क्रीन पर ऊपर नीचे होता रहता है। आप एक रियल वर्ल्ड बिजनेस का एक फ्रैक्शनल हिस्सा खरीद रहे होते हैं। अगर बिजनेस लाखों कस्टमर्स को एफिशिएंटली सर्व करना जारी रखता है, अपना स्टोर फुटप्रिंट एक्सपेंड करता है और अपने कैश फ्लो को ग्रो करता है, तो स्टॉक प्राइस भी आखिरकार उसको फॉलो करेगा, भले ही मार्केट को उस रियलिटी को रिफ्लेक्ट करने में सालों लग जाएं।
कमला टीचर ने 2008 के एक ब्रूटल 70% ड्रॉडाउन के दौरान भी अपना जाज फाइनेंस के शेयर्स होल्ड करके रखे। उन्होंने ऐसा अज्ञानता में नहीं किया, उन्होंने होल्ड इसलिए किया क्योंकि उनकी ग्राउंड लेवल ऑब्जर्वेशन ने कन्फर्म कर दिया था कि बिजनेस इंजन टूटा नहीं था। कंपनी की फंडामेंटल मशीनरी हर सिंगल डे सैकड़ों रिटेल काउंटर्स पर अभी भी फंक्शन कर रही थी। एक टेन बैगर की खोज के लिए ह्यूमन ट्रेट्स के एक रेयर कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करने के लिए एक डिटेक्टिव जैसी अलर्टनेस, बैलेंस शीट को वेरीफाई करने के लिए एक स्केप्टिक जैसा स्केप्टिसिज्म, और जब बिजनेस टाइम के साथ कंपाउंड होता है तो शांत बैठने के लिए एक मोंग जैसा पेशेंस। सेक्शन ब्रेक। सेटिंग एक्सपेक्टेशंस, द लिंच फ्रेमवर्क। पीटर लिंच ने कभी मार्केट में जाकर दिखने वाले हर अच्छे बिजनेस को इस एक्सपेक्टेशन के साथ खरीदने की एडवोकेसी नहीं की कि वह कमला के बजाज फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की तरह 300 बैगर बन जाएगा। वह समझते थे कि अलग अलग कंपनियां एक एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में फंडामेंटली अलग रोल प्ले करती हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा एक मैसिव मैच्योर एफएमसीजी जाइंट कभी भी किसी छोटी, तेजी से एक्सपेंड करने वाली रीजनल एंटरप्राइज की एक्सप्लोसिव ब्रेकनेक स्पीड से ग्रो नहीं करेगा। किसी मैच्योर इंडस्ट्रियल जाइंट से 5 इयर्स में 20 फोल्ड रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखना गहरे फाइनेंशियल डिसअपॉइंटमेंट की रेसिपी है। इस ट्रैप से बचने के लिए एक ऑब्जर्वेंट सेवर को अपने सैटेलाइट कैपिटल का एक सिंगल रुपी भी एलोकेट करने से पहले पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करना सीखना चाहिए। लिंच ने एक सिंपल, पावरफुल क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया है जिसे इन्वेस्टर्स को यह समझने में हेल्प करने के लिए डिजाइन किया गया है कि वे किस तरह का स्टॉक देख रहे हैं, उससे किस परफॉर्मेंस की उम्मीद करनी है और कब प्रॉफिट लेने के बारे में सोचना है। अगले सेक्शन में हम इस क्लासिक फ्रेमवर्क को स्पेशली मॉडर्न इंडियन मार्केट लैंडस्केप के लिए अडेप्ट करेंगे। 7.3 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स, स्टॉलवार्ट्स, फास्ट ग्रोअर्स और टर्नअराउंड्स, इंडियन एडिशन।